वो चाहता था कि फ़ाइज़ा उसे उठाकर नीचे खड़ा करे और फिर दोबारा वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जाकर खड़ा हो जाए। फ़ाइज़ा मुस्कुराकर नफ़े में सर हिलाकर रह गई। मिकाइल, जो आज एक बार फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था, उसने कुछ दूर से ही जबरान को देख लिया। उसे अचानक याद आया था कि वो जबरान से वादा किए मिलने का भूल चुका था। जबरान के पास कोई लड़की खड़ी थी जिसने मुकम्मल तौर पर काली चादर में खुद को ढांप रखा था। मिकाइल अंदाज़ा लगा सकता था कि वो यकीनन जबरान की माँ होगी। वो उसके पास आया। हेलो दोस्त, कैसे हो? उसकी आवाज़ से जबरान खुशी से सरशार हुआ था। दोस्त, आप कहाँ चले गए थे? वो अगले ही पल सीढ़ियाँ पलंगता हुआ उतरा और फिर नीचे उसकी तरफ भागा था। फ़ाइज़ा ने उसे हैरत से और बेयकीनी से देखकर पलटकर पीछे देखा और अपने पीछे मिकाइल को खड़े देखते हुए वो बेयकीन रह गई थी। उससे ज़्यादा बेयकीन तो अपने बेटे को देखकर हुई थी, जो उसके सामने बैठा उससे मुस्कुराकर बातें कर रहा था। उसे का एक तेज़ बाल अचानक ही फ़ाइज़ा के जिस्म में उतरा था। अगले ही पल वो उनके पास पहुंची और जल्दी से जबरान का हाथ पकड़े पीछे कर लिया। जे, क्या कर रहे हो? उस स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, वो कुछ सख्ती से बोली थी कि जबरान एकदम सहम गया। मिकाइल ने हैरत से उस लड़की को देखकर उसकी आवाज़ से वो पहचान गया था कि ये कोई और नहीं, ये तो उसके बाप की सेक्रेटरी थी। तुम यहाँ? वो बेयकीनी से फटा था। ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ? वो भी आसपास देखती हुई सवाल कर रही थी, क्योंकि ये इलाका कहीं से भी अरमीज़ फैमिली के लोगों के रहने लायक नहीं था। वो तो हैरानी से जबरान और फ़ाइज़ा को एक साथ देख रहा था। ये तुम्हारी मम्मा है? उसने उसी से बेयकीनी से जबरान से पूछा था, तो जबरान ने अस्पात में सर हिला दिया था। वो बेयकीन था। आंखों के सामने फ़ाइज़ा की वो नम आंखें आई थीं। वो किस कदर तकलीफ से कह रही थी कि उसे अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाना है। ओ खुदा, ये क्या हो गया? मिकाइल की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी जमा हुई थी। मामा, ये देखो, ये कीलदानी है। उसकी बात सुनते ही फ़ाइज़ा हैरान हुई थी। कीलदानी मतलब मिकाइल हमदानी। तो वो अपनी तोतली ज़ुबान से उसे मिकाइल हमदानी कहने की कोशिश कर रहा था और फ़ायदा ने अपना सर पकड़ लिया था। वो वाकई समझ रही थी कि वो छोटा सा बच्चा कोई बच्चा होगा। चलो बेटा, घर चलते हैं। हैरान परेशान मिकाइल को छोड़ा और जे के साथ घर की जानिब चल पड़ी। मिकाइल के दिमाग में धमाके हो रहे थे। तो क्या जबरान फ़ाइज़ा का बेटा था? उसे याद आया, उस पार्क में उसने जबरान से काफ़ी बातें की थी। जबरान के बाद उसने जबरान की दादी से भी कुछ बातें की थी। क्या आंटी, ये आपका बेटा है? वो हैरानी से पूछ रहा था। हाँ बेटा, ये मेरा पोता है। लुबना बेगम ने एक ही बात पर मिकाइल ने इस बात में सर हिलाया था। और उसकी मम्मी के पापा कहाँ हैं जो आपको अपने साथ ही पार्क तक लेकर आया है? वो मुस्कुराकर जे के बालों में हाथ फेरते हुए पूछ रहा था। तो लुबना बेगम के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। बेटा, इसके वालिद एक आर्मी ऑफिसर थे। ये बहुत छोटा था, 2 माह का था। उसके वालिद शहीद हो गए और उसकी माँ एक कंपनी में जॉब करती है। ये तो मेरे पास होता है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। अपनी नौकरी के दौरान वो उसे घर छोड़ने के लिए भी आती है। वो औरत जो कोई भी थी, उसके लहजे में अपनी बहू के लिए मोहब्बत थी कि मिकाइल मुस्कुरा दिया। और उसने आज तक ऐसी आला ज़र्फ़ औरत कहीं नहीं देखी थी। मिकाइल के चारों सौ धमाके हो रहे थे। वो आज घर में दाखिल हुआ तो अरमीज़ साहब काफ़ी गुस्से में थे। आहर, तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? ये देखा है गाड़ी का क्या हाल कर दिया? उसने गाड़ी कहीं बहुत ज़ोर से मारी थी कि गाड़ी के सारा डंपर और टायर ब्लास्ट हो गए थे। क्या हो गया है डैड? सिर्फ एक गाड़ी ही तो है। वो बेजारियत से कहता हुआ अपने कमरे में गायब हो जाना चाहता था। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक गाड़ी है, लेकिन जानते हो इस पर कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत से कमाई की जाती है? तुम्हें कुछ एहसास भी है? बस मैं सोच चुका हूँ कि तुम्हारी शादी कराऊंगा। उनकी बात सुनते ही मिकाइल के बढ़ते कदम थम गए थे और उसने इसी बेयकीनी से अपने बाप को देखा था। क्या हो गया आपको? शादी? वो भी मेरी? मैं मेरी कोई शादी नहीं करूँगा। वो गुस्से से कहते हुए अपने कमरे में जाकर गायब हो गया था। हमदानी हाउस में एक अजीब सी बेचैनी और बेसुकूनी थी जो चारों ओर फैली हुई थी। ये कुछ दिनों के बाद का जिक्र था जब घर में फ़ाइज़ा का भाई और भाभी दाखिल हुए। आज इतवार था, इसलिए वो घर में ही थी। हम तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। भाई ने उसे अपने सामने बिठाते हुए वजाहत की थी। जी कहें भाई, क्या बात है? वो हैरान थी। आर भाई ने क्या बात करनी है? मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, और वो बहुत अमीर। वो चाहता है कि हम तुम्हारी शादी करके उससे कर दें और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप भी देने वाला है। भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और किसी ने फ़ाइज़ा की मुस्कुराहट नोच डाली और उसकी आंखों में बेयकीनी उभरी थी। उसने सोच भी कैसे लिया कि भाई मैं शादी करूंगी? मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं कि जिसके साथ आप बिज़नेस डीलिंग करेंगे। वो गुस्से से फट पड़ी थी और उसके भाई वाजिद को भी गुस्सा आ गया था। आहर, तुम्हें हो क्या गया है? एक दिन
बहनों की शादी तो करनी होती है, आखिर कब तक तुम इस दर पर पड़ी रहोगी? तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, और उसे तुम्हारे बेटे से कोई भी मसला नहीं। वैसे भी हम जबरान को अपने साथ रख लेंगे। उनके अल्फाज फायजा की रूह झंझोड़ रहे थे। तकलीफ ही तकलीफ थी जो चारों सू फैल गई थी। आपने सोच भी कैसे लिया कि अपने बेटे के बिना एक पल भी रहूंगी? मुझे शादी नहीं करनी। उदारा, आप यहाँ से चले जाएं। ये मेरे शौहर का घर है और मैं इसी घर में पुरसकून हूँ। वो गुस्से से गरजी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि अगले हफ्ते उसके वालिद उसके सामने बैठे हुए थे। वो नाराज़ हो रहे थे और अपनी बीवी के साथ जाकर मायके बैठ गया था। और उसकी एक ही बात थी, जब तक तुम शादी नहीं करोगे वो घर वापस नहीं आएगा। और मैं क्या करूं बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही बताओ। उसके बाप ने उसके सामने हाथ ही जोड़ दिए थे और किसी ने फायजा के सीने में उबलता हुआ शीशा डाला था। और तकलीफ ही तकलीफ थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती अब्बा, खुदा के वास्ते मैं सारी ज़िंदगी हैदर के साथ वफादार रहूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। उसे तकलीफ हुई थी कि वो अपने बाप का भरम नहीं रख पाए। उसका बाप मायूस होता चला गया था। लुबना बेगम उसके सामने बैठकर कुछ सोच रही थी और वह जबरान को अपने सीने से लगाए थपक रही थी। लुबना बेगम को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी मजबूर थी, करती क्या ना करती। तुम शादी कर लो बेटा, तुम्हारे बाप और भाई ठीक कह रहे हैं। लुबना बेगम की बात सुनते ही उसने बेयकीनी से और बेबसी से चेहरा उठाए। उन्हें देखा था। अम्मी, आप कह रही हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने कैसे सोच लिया कि मैं हैदर के अलावा किसी और को सोचूंगी भी? वो वाकई बेयकीन थी। खुदा के लिए आइंदा मत कहिएगा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। इतना कहने के साथ वो जबरान को लिए अपने कमरे में जाकर गायब हो गई थी और लुबना बेगम ने तकलीफ से उसे देखा था। उसने वाकई हैदर से इश्क किया था और उसके मरने के बाद वो भी दूसरी शादी का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो आज पूरे 3 दिन बाद घर में दाखिल हुआ था और एक बार फिर वो लाउंज में बैठे अरमीज साहब की नज़रों की ताब न लाते हुए चेहरा झुका गया था। खुदा कसम खा रखी है कि अपने आवारा दोस्तों के साथ सिर्फ मटर गश्ती करनी है। शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करोगे तो तुम्हारे सर पर कुछ जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, अकल आ जाएगी। वो जैसे बेबसी से कह रहे थे, मैं शादी करूंगा लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से। आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो जानता था कि उसके बाप ने अपने जैसे कोई उसके लिए ढूंढ रखी होगी। उसकी बात सुनते ही एक पल के लिए अरमीज साहब भी साकत रह गए थे। इन्हें यकीन ना आया कि मिकाइल किसी को पसंद करता है। उन्होंने तो मिकाइल की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की देखी ही नहीं थी। वो खामोश हुए थे तो मिकाइल के लबों पर एक मुस्कुराहट ने छुआ था। अगर आप मेरी शर्त मान जाते हैं तो मैं भी अभी और इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। उसके चेहरे पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी कि अरमीज साहब ने चेहरा झुका लिया था। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो मान गए थे, लेकिन मिकाइल के दिल में खुशी से लड्डू फूट पड़े थे। मुझे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी फायजा से शादी करनी है। मिकाइल की बात पर कुछ पलों के लिए अरमीज साहब साकत रह गए थे, फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। जिंदगी में पहली बार उनके बेटे ने उनकी पसंद की लड़की चुनी थी। वो खुद भी उसकी शादी फायजा से ही करवाना चाहते थे। उन्होंने ज़िंदगी में फायजा से ज़्यादा सुलझी हुई लड़की कहीं नहीं देखी थी। मुझे मंजूर है। वो हैरान हुआ था और उसका बाप इतनी जल्दी कैसे मान गया था। लेकिन मेरी शर्त है, फायजा का बेटा भी शादी के बाद हमारे साथ रहेगा और मैं उस माँ से उनका बेटा हरगिज़ नहीं अलग करूँगा। इतना कहते साथ ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गायब हो गया। मिसेस हमदानी तो बेयकीन थी कि उसके बाप के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वह अपने बाप का दिल आज वाकई जीत चुका है। और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ देर के बाद ही दरवाज़ा खुला और सामने ही लुबना बेगम मौजूद थी। जी, आप कौन? उन्होंने अरमीज साहब को देखते हुए सवाल पूछा था। क्या मैं फायजा से मिल सकता हूँ? उनके सवाल पर लुबना बेगम कुछ परेशान हुई थी, फिर इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। वो घर में दाखिल हुए और सेन में मौजूद छोटे छोटे बेंच पर ही बैठ गए थे। कुछ देर बाद कमरे से फायजा निकलती बाहर आई। अरे सर, आप यहाँ? वो बेहद बेयकीन थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सर यहाँ आ जाएंगे। माफ़ करना बेटा, मुझे तुम्हारे घर तुम्हें बिना बताए ही आना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। उनकी बात पर ना चाहते हुए भी फायजा शर्मिंदी हुई थी। सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका ही घर है। वो उनके सामने कुर्सी घसीटते हुए बैठ गई थी। ज़रूर कोई अहम बात होगी, वरना आपकी कंपनी के पास इस कंपनी के पास यहाँ क्यों आएंगे? मैं जानता हूँ ये बात करना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं एक मजबूर बाप की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। दरअसल मेरे बेटे मिकाइल को तो आप जानती हैं, वो कुछ लापरवाह सा है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला, और कुछ शायद हमारी तरबियत थी
जो उसे इतनी काबिल ना बना सके। मैं चाहता हूँ कि वो शादी कर ले और मैंने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी को पसंद करता होगा। लेकिन वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। फ़ायज़ा उनकी बात बिल्कुल नहीं समझ रही थी, लेकिन खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बेटा भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उनके अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा। फ़ायज़ा जहाँ थी वहीं की वहीं साकत रह गई। मैं जानता हूँ वो बदतमीज़ है, थोड़ा आवारा लगता है, लेकिन वो दिल का बहुत नरम है। उसके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसा दिल है। कहीं ना कहीं अंदर बाहर मेरी ख्वाहिश थी कि वो कहीं मुझे भी तुम्हारी जैसी एक अच्छी सी बहू मिल जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो जिस लड़की को पसंद करता होगा वो तुम ही होगी। उसने साफ ही कह दिया था कि शादी करेगा सिर्फ तुमसे। और फ़ायज़ा को अपने सर पर आसमान फटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बेटा और फ़ायज़ा, उसका तो कोई जोड़ बनता ही नहीं था। वो बेहद यकीन थी, लेकिन सार्ची नामुमकिन है। वलाहर वो बोल पड़ी थी। वो बड़े थे, वो उनकी इज्जत करना चाहती थी, लेकिन उनकी बातें दिमाग घुमा रही थी। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन इन सब के बावजूद तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे बेटे से शादी कर लो। पता क्या, तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में आना उसकी ज़िंदगी को संवार दे। और उसने एक बात साफ कह दी थी कि वो तुम्हारे बेटे को तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देगा। उसकी शादी की एक ही शर्त है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ही तुम हमारे घर में आएगा। वो बहुत शाइजगी से नदामत भरे अंदाज में बात कर रहे थे कि फ़ायज़ा परेशान होकर रह गई थी। अंकल, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे लिए मेरे बाप की जगह हैं, लेकिन मैंने कभी हैदर के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा सोचा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तकलीफ हुई थी। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने शोहर को भूल जाओ। तुम उससे मोहब्बत करती रहो, लेकिन किसी दूसरे मर्द के साथ वफा तो कर सकती हो। सिर्फ एक मौका दे दो। उस एक मौके से क्या पता हमारी ज़िंदगी संवर जाए। जब तक मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं बन जाएगा, शायद मुझे पुरसुकून मौत भी ना आए। उनके लफ्ज़ों में ऐसी तकलीफ थी कि फ़ायज़ा को बेसाख्ता ही तकलीफ हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, लुबना बेगम उसकी बात दरमियान में ही काट गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ, इसे शादी कर लेनी चाहिए। इसका भाई भी कुछ दिन पहले आया था, लेकिन और उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था, और उसके भाई को लगता है कि उसकी शादी किसी अमीर राइस ज़्यादा से करवाने के बाद वो बिज़नेस पार्टनरशिप कर लेगा। देखिए ना, अब हमारी बेटी इतनी बोझ बन की है कि उसका भाई हमारी अपनी ही बहन की शादी को एक बिज़नेस डील समझ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर रिश्तों की डीलिंग के लिए आए हैं, कि जो किसी के दिल की आज़ादी का बायस नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इसे मना लूँगी। लुबना बेगम की बात पर फ़ायज़ा एकदम से उनकी तरफ पलटी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि सास क्या कह रही। वो चले गए और उनके जाने के बाद वो बेयकीनी से उन्हें ही देख रही थी, जिसे सारी ज़िंदगी वो माँ समझ आई थी। वो उस औरत की इतनी ही इज्जत करती थी जितनी इज्जत हैदर करता था। अगर वो हैदर की माँ थी तो वो फ़ायज़ा की भी माँ ही थी। ये आपने कह दिया अम्मी, मैं कैसे? उसके लबों से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। जिस्म से तकलीफ चूर था और उसके पास बैठी थी। देखो बेटा, ये दुनिया है, और ये दुनिया एक बेवा को सुकून नहीं देती। और मैं जानती हूँ तुम मेरे हैदर की अमानत हो और उसके पास ही रहोगी, लेकिन अगर वो बाप तुम्हारे पास एक उम्मीद से आया है तो तुम एक घर को संवार सकती हो, तुम उनकी नस्लें संवार दोगी। उससे बढ़कर एक औरत के लिए कोई भी मुकाम नहीं है। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे बाप और भाई की, तो वो भी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। उन्हें एक बिज़नेस डील चाहिए, तो समझो हम उन्हें एक बिज़नेस डील दे देंगे। अम्मा की बातों पर वो उसे अपना सर तकलीफ से हटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने सारी ज़िंदगी अपने जबरान को यही बताया कि हैदर उसका बाप है, अब कैसे मैं किसी और को उसका बाप कहूँगी। अजियत ही तकलीफ थी। लुबना बेगम के लबों पर एक मदम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तुम हैरान जबरान को ये बताना कि हैदर उसका सगा बाप है, वो बाप जो इस दुनिया से जा चुका है, और मिकाइल उसका दूसरा बाप, वो बाप जो इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन फ़ायज़ा इतनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम करने के चक्कर में नहीं थी। वो कर ही नहीं सकती थी। वो उठी और कमरे में जाकर बंद हो गई थी। शाम को ही अम्मी ने फ़ोन किए फ़ायज़ा के भाई भाभी को वो बुला लिया था, और उनके सामने ही उसके अबू भी बैठे हुए थे। वो एक साइड पर सर झुकाए बैठी थी। तुमने कहा तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी है, लेकिन शादी जहाँ फ़ायज़ा कहेगी वहीं होगी, इसलिए मैंने उसके लिए एक रिश्ता देख लिया है। अब उम्मीद है कि तुम अपने वालिद को परेशान नहीं करोगे। लुबना बेगम संजीदगी से उसे देखते हुए समझा रही थी, या शायद वार कर रही थी कि वो बेयकीनी से फ़ायज़ा को देख रहा था
کیا سچ میں یہ شادی کے لیے مان گئی؟ وہ خوش ہوا تھا۔ بالکل وہ مان گئی ہے، لیکن وہ شادی تمہارے بتائے گئے شخص سے نہیں کرے گی، وہ شادی اس شخص سے کرے گی جس سے اس کا دل چاہے گا۔ لبنہ بیگم کے لہجے میں سختی تھی۔ بے شک وہ فائزہ کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن انہوں نے فائزہ کو سگی ماں سے بڑھ کر ہی چاہا تھا، اور وہ یہ کیسے برداشت کر لیتی کہ فائزہ کا سگا بھائی اس کی شادی کسی ڈیلنگ کے لیے کر رہا ہو۔ دیکھو بیٹا، تم اس کے سگے بھائی ہو، اس لیے میں تمہیں اور تمہاری باتوں کو برداشت کر جاتی ہوں۔ اگر میں حیدر کی ماں بننے پر آئی تو تم میری باتیں برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، تو وہ شہید کی بیوہ ہے۔ سامنے والے کا ظرف اتنا آزمانا چاہیے جتنا ظرف اس کے اندر موجود ہو۔ فائزہ کی ساس لبنہ بیگم نے اسے مکمل طور پر حقیقت دکھائی ہوگی۔ مہربانی ہوگی کہ اپنے باپ سے اپنے سارے گلے شکوے دور کرو اور ان کو سکون سے رہنے دو۔ فائزہ کا نکاح اگلے ہفتے ہوگا، اگر دل چاہے تو بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آ جانا، ورنہ تمہاری مرضی۔ لبنہ بیگم نے مزید باتوں کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئی تھی اور کہیں چھن سے دل میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ رات آخری پہروں پر تھی، وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور سینے میں حیدر کی تصویر لگا رکھی تھی۔ 28 سالہ حیدر خوبصورتی کی مثال تھا، میکائیل بھی بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کے دل میں تو حیدر بس گیا تھا، اور جب دل ایک بار کوئی بس جائے تو پھر اسے نکالنا نہیں جا سکتا۔ اس نے حیدر سے محبت کی تصویر کو چھوا تھا، آرمی کی وردی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں حیدر، میں آپ کی امانت میں خیانت کرنے جا رہی ہوں۔ امی کہتی ہیں کہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے اندر احساس کمتری بڑھتی جائے گی، اسے بھی ایک باپ کی ضرورت ہوگی۔ اور ارمیز انکل کہتے ہیں کہ وہ اور ان کا بیٹا ہمارے جبران کو بالکل باپ کی طرح پیار کریں گے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنے بیٹے کو بھی احساس کمتری میں جینے دوں؟ وہ ایک نظر سوئے ہوئے جبران پر ڈالتی ہوئی جیسے اس کی تصویر سے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کا ہو کر رہنا چاہتی تھی، میں کبھی بھی کسی کو مقام نہیں دے سکوں گی جو آپ کا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں دل سے آپ کی وفادار رہوں گی، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا تنہا عورت کو جینے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی حالات کے تقاضوں کے حساب سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حیدر۔ تیز ہوتے ہوئے نفس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اندر باہر تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، اور ویسے بھی اب غم بہت بڑے لگنے لگے تھے۔ لبنہ بیگم نے ہی نکاح سادگی سے کرنے کے لیے کہا تھا، اور میکائیل تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا، اور فائزہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ بہت ہی بے یقین تھا، لیکن اسے تو بس اس بچے کو جی بھر کر پیار کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے جبران سے ایک بہت خاص کشش اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا ہی طے پایا تھا۔ وہ ہر وقت بس اکیلی بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ لبنہ بیگم نے بھی اسے وقت دیا تھا کہ وہ سوچے سمجھے اس رشتے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ایک ہفتہ کس طرح مصیبت اور تکلیفوں میں گزارا وہی جانتی تھی، اور اس کے اندر ایک خاموش تکلیف کا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھا، اور وہ اپنی تکلیف کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ بس آدھی راتوں کو وہ اپنے اندر کی جلتی ہوئی تکلیف اپنے رازدار سے بیان کر دیتی تھی۔ بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب فائزہ میکائیل ہمدانی بننے والی تھی۔ نکاح سادگی سے کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس کے بیگ میں اپنا سارا سامان سمیٹا، اور میں آپ کو یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گی امی، اس نے لبنہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھروں کی میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور میں یہاں پرسکون ہو کر رہوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن فائزہ انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے سارے کپڑے سمیٹے، حیدر کی تصویر اٹھا کر ایک بیگ میں سب سے اوپر رکھی تھی، بیگ کی زپ بند کی، اور اسے سنجیدگی سے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ہی میکائیل اور ہمدانی صاحب اور مسز ہمدانی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے انکل، سنجیدگی سے مخاطب کیا گیا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فوراً صوفے سے اٹھتے ہوئے سوال پوچھا۔ میکائیل کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ سفید فراق پہنے جس کے کناروں پر تھوڑا تھوڑا گولڈن کام کیا گیا تھا، اور اس کا چہرہ حد سے زیادہ اداس اور ویران تھا۔ میں اپنی ماں کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ان کا واحد سہارا حیدر جانے سے پہلے اپنی ماں کو میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، ورنہ میں یہیں رہوں گی۔ وہ جیسے اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ کچھ پلوں کے لیے ارمیز صاحب اور میکائیل کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ اپنے باپ کو ہاں کرنے کا اشارہ دے رہا تھا، تو ارمیز صاحب ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر واپس کمرے میں گئی اور جلدی سے لبنہ بیگم کا سارا سامان پیک کرنے لگی۔ فائزہ یہ مناسب نہیں لگتا بیٹا، میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ وہ جیسے بے بسی سے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ میری ماں ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں مر گئی تھی، میں نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ امی، آپ نے مجھے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے،
वरना हमें तो बस दादी ने परवान चढ़ाया था। मैं आपको छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप मेरी जिम्मेदारी हैं, और अगर मैंने आपको इस छोटे से घर में अकेला छोड़ दिया तो क़यामत के दिन अम, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.